कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, यदि इरादे मजबूत हों तो मंजिल भी झुका करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुशवाहा और स्वागत है आपका गणित गुरु पर। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी कंप्लीट करने के लिए सीरीज शुरू की है, जिसमें हमने अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं को शुरू किया था, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.1 का जो बेसिक है उनको हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट किया था। जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी। हमने इसकी एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया है, वो 3 वीडियो में आप देखेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2। जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वह पूरी अपरिमेय संख्याओं पे बेस्ड है। कौन सी संख्याओं पे बेस्ड है? अपरिमेय संख्याओं पे। हमने आपको 1.1 कराते समय परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं आदि संख्याओं से परिचय कराया था। जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो पूरी अपरिमेय संख्याओं पर बेस्ड है, तो हमने वहां पे परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याओं के बारे में बात की थी। यहाँ पर हम सिर्फ अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 9th से। क्लास 9th में आपने संख्याओं के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा है। हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि कैसे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। और अपरिमित रूप से या जो अपरिमित रूप से विस्तार संख्याएं करती हैं उनको हम संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, हमने उसके बारे में सीखा था। या हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में क्या सीखा था? हमने इनकी एक परिभाषा सीखी थी कि माना एस कोई अपरिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। और इस स्थिति की एक और कंडीशन होती है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या? 0। तो वह संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे इनके उदाहरण हमने देखे होंगे। इनके उदाहरण हमने क्या देखे थे? कर्णी 2, कर्णी 3, या इसका हम व्यापक रूप से कह सकते हैं क्या? कर्णी P। या इसकी हम परिभाषा ऐसे भी बता सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनके अधिक गुणनखंड ना हो, या सभी अभाज्य संख्याएं करने के अंदर क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में इतना सीखा। अब हमें सीखना है कि ये जो संख्याएं, जैसे हमने बोला कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी P, हमने उदाहरण में आपको अपरिमेय संख्याओं का क्या बताया कि जो सभी लगभग करने वाली संख्या है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। या फिर कोई भी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्यों है, हमें एक्सरसाइज 1.2 में ये प्रूफ करना है। क्लियर हुआ? हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से सीखा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, या फिर अपरिमित रूप से बढ़ने वाली संख्याओं का संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से बढ़ने वाली संख्याओं को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें सीखना है कि भाई जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं को हम अपरिमेय कैसे सिद्ध करें? अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय कैसे सिद्ध करें? वो परिमेय क्यों नहीं है? ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरम पढ़नी होगी। इसमें हम हमारी जो हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है हम उसका भी प्रयोग करेंगे, और उसी पे बेस्ड एक और थ्योरम है, हम उसको भी सीखेंगे। तो हम उस प्रमेय को शुरू करते हैं।
इस प्रमेय के माध्यम से ही हम लगभग सभी जो हमारी संख्याएं हैं उनको परिमेय या अपरिमेय सिद्ध करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करेंगे। यहां हम मानते हैं P कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है जो हमने क्या माना, P कोई अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर, किसको, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह a को भी विभाजित करेगी। हमें ये प्रमेय सीखनी है, इस प्रमेय को प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं आपको इसका गणितीय रूप समझा देता हूं, ताकि जब मैं इस प्रमेय को व्यापक रूप से प्रूफ करूं तो आपको वो प्रमेय क्या हो, समझ में आती रहे। तो जैसे हम इसको जैसे मान लेते हैं, कोई भी एक अभाज्य संख्या का उदाहरण लेते हैं, ये अपन समझने के लिए सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं, इसको अपन एज अ रफ कार्य यूज करें कि हम किस में यूज कर रहे हैं। हमारा क्या हो गया, रफ वर्क हो गया। अपन अपने बोर्ड की कॉपी या जो एग्जाम कॉपी होती है उनके पीछे रफ कार्य करते हैं, वैसे ही अपन समझने के लिए यहाँ रफ कार्य कर ले रहे हैं। जैसे एक p कोई अभाज्य संख्या है, तो अपन p के प्लेस पे ले लेते हैं क्या, 2। p के प्लेस पे क्या ले लेते हैं, 2। और a स्क्वायर अपन मान लेते हैं कि a स्क्वायर हो गया क्या, 16। यदि a स्क्वायर क्या है, 16, और यहां हम देखते हैं कि जो p है वो a स्क्वायर क्या 16 को विभाजित करेगा, तो आप कहेंगे जी सर 2 से अपन 16 को 8 बार काट सकते हैं। यदि a स्क्वायर 16 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 4। a स्क्वायर 16 है तो a का मान क्या हो जाएगा, 4। तो क्या हम 2 से 4 को विभाजित कर सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 से 4 को हम 2 बार विभाजित कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो आपने बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले लिया, अब हमें एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके दिखाइए। तो यहां हम मान लेते हैं क्या, p बराबर मान लेते हैं 3, क्योंकि अपन को संख्या कौन सी लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है। और अपन यहां a स्क्वायर का मान लेते हैं क्या, 81। a स्क्वायर का मान हमने क्या ले लिया, 81। क्या हम इसको 81 को 3 से विभाजित कर सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर को यहां मैंने लिखा कि a स्क्वायर को p से विभाजित करते हैं, a स्क्वायर को किससे विभाजित करते हैं, p से। तो p का मान कितना है हमारा, 3, तो 3 से विभाजित कर सकते हैं इसको, आप कहेंगे बिल्कुल सर 27 बार कर सकते हैं। अगर a स्क्वायर 81 है तो फिर a का मान क्या होगा, 9। भाई 9 नंबर तो 81 होते हैं, 9 का 2 बार गुणा करेंगे तो इसको 9 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या 3 से हम 9 को विभाजित नहीं कर सकते, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारी थ्योरम जो है बिल्कुल सही कह रही है कि माना p कोई एक अभाज्य संख्या है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वह a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब हम इसका जो है व्यापक रूप समझते हैं। क्या निकालें हम इसका व्यापक हल, हम इसका क्या निकालेंगे, व्यापक हल। मान लीजिए यहां हम क्या करते हैं कि मान लीजिए a के जो अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अपन यहां मान लेते हैं कि a के अभाज्य गुणनखंड होगा क्या, p1 p2 इस तरीके से pn हो गए। माना हमने क्या कि a के अभाज्य गुणनखंड क्या है, a बराबर p1 p2, या ये इसको हम कहां तक बढ़ाते ले चल रहे हैं, pn तक बढ़ाते ले चलते हैं। तब हमारे a स्क्वायर का मान क्या होगा, a स्क्वायर मतलब क्या होगा, 2 बार अपन को क्या लिखना है, a और a। तो जो हमारे a के मान है उनको हम 2 बार लिखेंगे, p1 p2 p3 से लेके pn, और फिर से लिखेंगे क्या, p1 p2 p3 और pn। इनका गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, a स्क्वायर बराबर प्राप्त होगा हमें
P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, और इस तरीके से कहां तक जाएगा हमारा, Pn के स्क्वायर तक। इसको नोट करिए, इसको जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में नोट करिए। बोर्ड थोड़ा भर चुका है, अपन इसको रब करके इसके जो आगे की मेथड है वो अपन समझते हैं। इसको जल्दी से नोट करिए, एक सेकंड में साइड हो रहा हूं, हटाए से। प्रमेय को अपन बना रहने देते हैं, अपन जो व्यापक हल है इसको ही आगे बढ़ाते हैं। ये हो गई हमारी प्रमेय। अब यहां से देखते हैं कि भाई हमें दिया गया है प्रमेय के अनुसार, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जो P है वह किसको विभाजित करता है, ए स्क्वायर को विभाजित करता है। भाई हमें दिया गया है हमारी थ्योरम में कि P जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो भाई अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो जो हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ी थी, वो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है बिना उसके क्रम की चिंता किए बिना, या अद्वितीय क्रम के रूप में। किसके रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में। यदि P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P क्या होगा भाई, P भी तो उसका क्या होगा, एक अभाज्य गुणनखंड हुआ। यदि P ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो यहां से लिख सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, P जो है ए स्क्वायर का अभाज्य क्या है, गुणनखंड है। क्लियर हुआ कि यदि P जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो P है वह ए स्क्वायर का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। और हमने और क्या होगा, अभी हमने a बराबर क्या, a के अभाज्य गुणनखंड क्या माने थे, P1, P2, P3, P4, यानी कि जो P है, यानी कि जो ये P है वह किस में से एक होगा, वह P1, P2, P3 से लेके Pn में से कोई एक होगा। जब तो वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ये कोई P अलग से थोड़ी आ जाएगा। जो हमने a के गुणनखंड बनाए थे, या a के जो हमने अभाज्य गुणनखंड बनाए थे वही तो ए स्क्वायर को विभाजित करेंगे, और ये P भी इसको विभाजित कर रहा है। तो जो हमारा P है वो क्या होगा, उन्हीं अभाज्य गुणनखंडों में से एक होगा। यहां लिखेंगे तब जो P1, P2, P3 में से ही एक है। जो P है वो किसमें से, P1, P2, P3 से लेके Pn, कहां तक जा रहे हैं, Pn में से ही क्या है, एक है। और जो P1, P2, P3 है, आपने अभी जो नोट किया है उसमें आप देखें, जो P1, P2, P3 में से यदि P एक है तो वह किसको विभाजित करेगा, a को भी। यहाँ P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जो कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या है, P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। और ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड वही रहेगा जो किसका अभाज्य गुणनखंड रहेगा, a का। यानी कि जो P है वो किसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, a का। तो P जो है वह a को भी विभाजित करेगा। अपनी थ्योरम प्रूफ हुई कि माना P कोई अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी। हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसको सिद्ध किया कि भाई कोई यदि अभाज्य संख्या P है वह ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी ही करेगी। ये थोड़ी सी आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी प्रमेय, लेकिन अपन ने इसको बिल्कुल स्पष्टता समझ लिया है। अब आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इसको भी नोट कर लीजिए। अपने यहाँ पर प्रमेय पूरी कंप्लीट हुई है। इसके बाद हम संख्याओं को, मतलब आगे जो हमारे एग्जाम्पल है या संख्याओं की जो अपरिमेयता है, हम उसको सिद्ध करना
स्टार्ट करते हैं। इतना नोट कीजिए। हो गया नोट? हटाएं। अब हम देखते हैं हमारे 1.2 का जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है, अब हम उसको शुरू करते हैं। हमें हमारा एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर है हमारा 5। एग्जाम्पल नंबर हमें 5 क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करनी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है? संख्या है। क्वेश्चन हमें क्या दिया है? करनी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहां पर हम मान लेते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं कि माना, या फिर इसके लिए एक और लिख सकते हैं हम कि कल्पना करें, कल्पना कीजिए कि करनी 3 जो है वो क्या हो गई? करनी 3 एक परिमेय संख्या है। करनी 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि हमने ऐसी कल्पना की है तो हम करनी 3 को किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? हमारी जो परिमेय संख्याओं की परिभाषा है कि भाई कोई भी परिमेय संख्या है जैसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखें? करनी 3 को हम किसके रूप में लिखें? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। भाई हमने कल्पना क्या की है कि करनी 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो करनी 3 बराबर क्या हो गया? P/Q, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है, तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या? 0, तभी तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। P और Q पूर्णांक है, लेकिन हमें किस पूर्णांक को छोड़ना है Q के लिए? Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या? 0। अब इसमें एक शब्द आया पूर्णांक संख्या है। भाई अब आप बोलोगे कि सर बीच में एक टर्म आया है, थोड़ी सी परिभाषा तो हमें बता दीजिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। भाई इतना समझ लो कि माइनस वाली सारी संख्या, प्लस वाली सारी संख्या और 0 को भी मिला दो, ये क्या कहलाएंगे? हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। क्लियर? माइनस वाली सारी संख्या, प्लस वाली सारी संख्याएं और उनके बीच में क्या होता है? 0। सभी संख्याएं क्या हो गई? पूर्णांक हो गई। तो यहां भी क्या कंडीशन बनी है कि जहां P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या? 0। अब यहां अपन आगे इसको सिद्ध करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करते हैं हम? दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ जो करनी 3 है उस पर भी क्या जाएगा? स्क्वायर, और जो P/Q है उस पर भी क्या जाएगा? स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 बराबर क्या हो गया? P²/Q², या P² बराबर हो गया कितना? 3Q²। P² बराबर कितना हो गया? 3Q²। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला कि जो P² है वह किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। इससे हमें क्या पता चला कि जो P² है वो किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। P² जो है वो 3 से विभाज्य है। तो अभी हमने जस्ट पहले इस एग्जांपल को करने से पहले एक थ्योरम समझी थी, उसमें हमने समझा था कि यदि कोई संख्या अगर उसका स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से, उस अभाज्य संख्या से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे यहाँ लिखा है कि P² 3 से विभाज्य है, तो यहां लिखेंगे कि P² 3 से P² जो है वो किससे विभाज्य हो रहा है? 3 से। यदि हम 3 का इधर क्या करें? पक्षांतर करें तो P² के डिवाइड में आ जाएगा। P² किससे विभाज्य हो जाएगा?
3 से। अभी लेकिन जो हम प्रमेय पढ़ के आए हैं अभी इस एग्जाम्पल को करने से पहले, उसमें हमने देखा था कि यदि किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वह जिस संख्या का वह वर्ग है वह भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। यानी कि यदि पी स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो जो पी है वो भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। और 3 से यदि पी विभाजित होगा तो कोई एक कोई नई संख्या देगा। इसको अपन क्या मान लें, इसको अपन मान लेते हैं क्या, सी। इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन सी, कि यदि पी में अपन 3 से भाग देंगे तो कोई हमें नई संख्या क्या मिल जाएगी, सी मिल जाएगी। यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, 3c। पी बराबर क्या हो जाएगा, 3c। अपन इसको इक्वेशन 1 मान लें, यहां पर लिख देंगे प्रमेय अनुसार। इसको अपन इक्वेशन 1 मान लें तो अपन समीकरण 1 में यदि p का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 3c का होल स्क्वायर। यहां लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से 3c का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, 3q स्क्वायर। 3c का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 और c स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 3q स्क्वायर। इसको इससे काटेंगे तो 3 तिया 9 और आगे करें तो यहां क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 3। यहां भी अपन वही प्रमेय लगा दें, यदि क्यू स्क्वायर जो है वो 3 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ जो p है वो भी किससे विभाजित हो रहा है, 3 से, और जो q है वो भी किससे विभाजित होगा, 3 से। फिर से हमें लिख देते हैं कि q भी 3 से विभाजित हो जाएगा, जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी उसके अनुसार। q भी किससे विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि p भी 3 से विभाजित हो रहा है, q भी 3 से विभाजित हो रहा है। यहां लिखेंगे कि इससे यह सिद्ध होता है कि p व q के बीच, p व q के बीच एक क्या हो गया, एक समान गुणनखंड आ गया। एक समान गुणनखंड 3 है। p व q के बीच में क्या है, एक समान गुणनखंड 3 है, जो हमारी परिमेय होने की परिभाषा को क्या करता है, खंडित करता है। परिमेय होने की परिभाषा क्या कहती है, किसी भी संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकें जहां p व q क्या हो, पूर्णांक हो तथा q बराबर नहीं हो 0, और इनके बीच का जो HCF होता है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वह कितना रहता है, 1 रहता है। तभी तो वो संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है, और सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो p व q के बीच में एक हमें समान गुणनखंड 3 मिला, 3 मिल गया है, जिसके कारण हमारी जो ये परिभाषा थी या जिसको हमने परिमेय माना था, ये उसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। लेकिन ये इसका विरोध क्यों कर रहा है, अपन इसको आगे बताते हैं। आप इतना क्वेश्चन नोट कीजिए, इसको हटाकर मैं आगे सवाल को कंप्लीट कराता हूं। हटाएं, इसको हटाते हैं यहां से। भाई p व q के बीच समान गुणनखंड एक क्या है, 3 है, जो आगे लिखते हैं, जो p व q के सह अभाज्य होने का क्या करता है, सह अभाज्य होने का विरोध करता है। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, गलत कल्पना के कारण विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। हमने गलत कल्पना क्या की थी कि कर्णीय 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो p व q जो सह अभाज्य संख्याएं हैं
सह अभाज्य संख्या होने का क्या कर रही है, विरोध कर रही है। किसके कारण हुआ, हमारी गलत कल्पना के कारण यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। अतः करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या ना होकर एक करनी 3 अपरिमेय संख्या है। करनी 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इतना और नोट कीजिए। इसके बाद हम अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड आपको 2 फैक्ट लिखवाते हैं। उसके बाद हम हमारी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हटाए से यहां लिखेंगे हम क्या, महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करें तो हम यहां लिखेंगे कि किन्हीं भी 2 अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर। किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर, अपरिमेय संख्याओं की। बात को भी ध्यान से देखिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि किन्हीं भी 2 अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। योग व अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसके अलावा एक और फैक्ट अपरिमेय संख्याओं से रिलेटेड कि शून्येतर, क्या लिखेंगे हम, शून्येतर। शून्येतर यानी कि शून्य को छोड़कर। शून्येतर का अर्थ क्या हुआ, शून्य को छोड़कर सभी अपरिमेय संख्याओं के का गुणनफल और जो भागफल है वह भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। किन्हीं भी 2 अपरिमेय संख्याओं का योग व अंतर अपरिमेय होता है और गुणनफल और भागफल भी अपरिमेय होता है यदि वह अपरिमेय संख्या शून्य ना हो। क्या ना हो, शून्य ना हो तो उनका गुणनफल और भागफल भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। इन 2 फैक्ट्स को नोट करिए। फिर हम हमारी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हो गया नोट, इसको हटाएं। इसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज जो 1.2 है उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। 1.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह हमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, करनी 5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूफ करना है। तो ऐसे हमने एग्जांपल सॉल्व किया था। अभी हमारा जो एक एग्जांपल दिया था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। हम √5 को भी बिल्कुल उसी बेस पे सेम वे पे ले जाके उसी बिल्कुल एक ही रास्ते पे चलते हुए हम इसको भी प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं हमारे जो √5 है उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं इसके सॉल्यूशन में, हम इसको मान लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं कि करनी 5 जो है एक परिमेय संख्या है। यदि हम करनी 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तो हम इसको किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तब हम करनी 5 को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P व Q क्या है, P व Q पूर्णांक है और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। करनी 5 को हमने क्या मान लिया, P/Q मान लिया, जहां P व Q क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब P व Q कोई परिमेय संख्या है तो हम इनके बीच में मान लेते हैं कि कोई एक
उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। इनके बीच में क्या हो सकता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है, या एक ये सहअभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। पी व क्यू अभी अपन को स्पष्ट नहीं है कि पी व क्यू जो है सहअभाज्य संख्याएं हैं या इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने ऐसा मान लिया कि इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तब इसके लिए आगे क्या करते हैं, हम P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर क्या कर सकते हैं? एक सहअभाज्य परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, देकर A बटे B के रूप में सहअभाज्य संख्याओं की एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? A बटे B के रूप में सहअभाज्य संख्याओं की एक परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं, जिनके बीच जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड रहेगा एक है। जिनके बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वह क्या होगा? एक होगा। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? कर्णी 5 बराबर A बटे B। और इनके A और B के बीच में क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? एक। दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? एक है। अब यहां क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का, आगे हम अपनी वही क्रिया विधि अपनाते हैं जो हमने एग्जाम्पल में अपनाई थी, कि दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कर्णी 5 का स्क्वायर। यहां हो जाएगा A बटे B का स्क्वायर। कर्णी 5 बराबर A बटे B आया हमारा, तो कर्णी 5 का स्क्वायर बराबर A बटे B का स्क्वायर। कर्णी 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां हो जाएगा कितना? 5। सिर्फ कर्णी हट जाएगी और यहां हो जाएगा क्या? A स्क्वायर बटे B स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा क्या कि 5B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। 5B स्क्वायर बराबर क्या हो गया? A स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो A स्क्वायर है वो किससे विभाज्य हो रहा है? 5 से। A स्क्वायर जो है किससे विभाज्य हो रहा है? 5 से। यदि A स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो A भी किससे विभाज्य होगा? 5 से। कैसे? हमने अभी जो प्रमेय पढ़ी थी, हमने एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले, आपके नोट्स में भी कंप्लीट है, उसके अनुसार जो है अगर A स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा। यहां हम लिख देते हैं कि यदि A स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो A भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। यदि A स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो A भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। इतना नोट करिए, इसके बाद हम इसी सवाल को और आगे कंटिन्यू करते हैं। हटाए सवाल को, जितना हो गया है और इसको अपन आधा हटा लेते हैं और यहां से अपन आधा कंटिन्यू करते हैं। अब भाई यहां अपन ने कह दिया है कि यदि A स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य हो गया, यानी कि यहां क्या कंडीशन बनेगी? A जो है A डिविजिबल है, यानी कि विभाज्य किससे? 5 से। यदि A में अपन 5 से भाग देंगे तो कोई एक नई संख्या प्राप्त होगी, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं? C मान लेते हैं। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 5C। A बराबर क्या हो जाएगा?
5c। इसको अपन बनाते हैं अपनी इक्वेशन 1। अब जो a बराबर 5c आया है तो इसका मान हम किस में रखें? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हम a का मान रख सकते हैं क्योंकि हमारा समीकरण क्या बना था? 5b² बराबर a²। तो हम रखते हैं a का मान, तो यहां हो जाएगा क्या? 5b² बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा क्या? 5b² बराबर 25c²। 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? b² बराबर 5c²। इससे क्या बनी हमारी इक्वेशन 2। तो जैसे हमारे समीकरण 1 में जो जैसे a² 5 से विभाजित था, जैसे हमारा a² 5 से विभाजित था तो a भी किससे विभाज्य हो गया? 5 से। इसी प्रकार यहां पर देखें कि हमारा जो b² है वो भी किससे विभाज्य है? 5 से। तो b भी किससे विभाज्य होगा? 5 से। अब हम यहां लिखते हैं, यहां अपन ने प्रमेय का मेंशन नहीं किया है, यहां अपन लिख देते हैं प्रमेय अनुसार। यहां भी लिख देते हैं हम क्या? कि प्रमेय अनुसार b भी 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। b भी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। इसके बाद देखते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है? कि a व b के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। भाई यदि b भी 5 से विभाज्य है, a भी 5 से विभाज्य है, तो भाई इससे स्पष्ट होता है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट होता है कि a और b के बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वह क्या है? 5 है। जो किसका विरोध करता है? जो a व v के सह अभाज्य, किसका विरोध करता है? सह अभाज्य होने का विरोध करता है। भाई हमने तो अभी प्रूफ किया था, मतलब हमने जैसे सवाल स्टार्ट किया था उसमें a और b क्या थे? सहअभाज्य थे। लेकिन इन दोनों के बीच क्या आ गया? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। तो अब ये क्या नहीं रहे? सहअभाज्य नहीं रहे। लेकिन भाई a और b तो हमारे क्या थे? सहअभाज्य थे। तो भाई ये a और b सहअभाज्य होने का विरोध करता है, ये किस कारण हुआ? यह हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ कि कर्णी 5 परिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ये हमने क्या किया? प्रूव किया। हमारे एक्सरसाइज 1.2 का जो है पहला क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। आपको ये पूरा सवाल समझ में आया? हमने कर्णी 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। इसकी हमने पूरी जो मेथड अपनाई थी, आपके नोटबुक में नोट होगा कि कर्णी 5 को हमने सबसे पहले मान लिया क्या? एक परिमेय संख्या मान लिया। यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हमें वो p/q स्पष्ट नहीं है कि वो सहअभाज्य है या नहीं। तो हमने किसी भी एक मान लिया कि उनके बीच में कोई एक कॉमन गुणनखंड हो सकता है, उससे हमने विभाजित करके उनको क्या कर लिया?
सहअभाज्य बना लिया। उसके बाद हमने दोनों पक्षों का वर्ग करते हुए और हमने जो प्रमेय हमने सिद्ध की थी उनका प्रयोग करते हुए आखिरी में यह निकाला कि भाई ए और बी के बीच में तो अभी भी कोई क्या है, कॉमन गुणनखंड है। जो क्या निकला था हमारा इस सवाल में 5 निकला था। भाई इससे तो हमारी ये अवधारणा गलत हो गई ना कि ए और बी सहअभाज्य है। भाई ये हमारी क्यों हुई? क्योंकि हमने शुरू में ही कल्पना गलत की थी। कर्णी 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ये हमारी अवधारणा क्या थी, या जो हमारी कल्पना थी वो क्या थी? गलत थी। इससे स्पष्ट हुआ कि हमारी जो कर्णी 5 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को नोट करें। हो गया नोट? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज हमारी 1.2 है उसके बेसिक के बारे में जाना कि इसका बेसिक क्या है या इसके आगे के क्वेश्चन हमें किस बेस पे सॉल्व करने हैं। इसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ी, उस थ्योरम को आपने सीखा। इसके बाद हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया और एक्सरसाइज 1.2 का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो पूरी एक्सरसाइज या पूरा चैप्टर 1 है वो एंड हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।